हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। नाजरीन, 1950 की दिहाई की बात है जब लेफ्टिनेंट जनरल एस.टी. वर्मा इंडियन आर्मी में सर्व करते थे और वो आर्मी चीफ जनरल थिमाया के बहुत ही करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने बताया कि एक दिन तो उन्हें नागिन लेक तक बोट लेकर जाना पड़ी ताकि कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का जासूस कहीं उनकी बातें सुन ना ले। नाजरीन, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और फिर वक्त आया 1947 का जब इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल चुकी थी। नाजरीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान हो, बर्मा हो या बांग्लादेश, सब में मार्शल लॉज लग चुके हैं और सब में ही डिक्टेटरशिप का राज आ चुका है। हत्ता कि श्रीलंका में भी मिलिट्री को हुआ जो कि फेल हो गया, मगर हुआ तो फिर भी सही। मगर इंडिया जो आबादी में भी और एरिया वाइज भी इतना बड़ा मुल्क है और वहाँ आज तक एक भी मिलिट्री को नहीं हुआ। नाजरीन, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, अगर इसका जवाब ढूंढा जाए तो इसका जवाब हमें यहाँ नहीं बल्कि अंग्रेज राज प्री पार्टीशन के दौर में मिलेगा। नाजरीन, जब अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो उन्हें लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक आर्मी चाहिए थी, लेकिन जो आर्मी उन्होंने बनाई वो एक इंपीरियल आर्मी थी, रॉयल आर्मी थी, ना कि पीपल्स आर्मी जो लोगों को कंट्रोल कर सके। उन्हें एक ऐसी आर्मी चाहिए थी जिसके सोल्जर्स अपने कॉलोनियल मास्टर्स के वफादार हों, ना कि अपने लोगों के। इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी बड़ी ही सोच समझ कर बनाई। उन्होंने मखसूस रीजन्स और मखसूस रेसेस से सोल्जर्स रिक्रूट किए। उन्होंने पूरे इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मार्शल रेसेस और दूसरे नॉन मार्शल रेसेस। नाजरीन, सिख्स, मुस्लिम, पंजाबी, हिंदू, जट्स, डोगरास, गोरखास, गारवालास, पठान एंड आफरीदीस, ये सब मार्शल रेसेस हैं और तकरीबन इंडियन आर्मी इन्हीं रेसेस में से है। इंडियन आर्मी में मोस्टली पंजाब के पोटोहार और नॉर्दर्न एरिया से और नेपाली गुरखास भी इस इंडियन आर्मी का कंसिडरेबल पोर्शन फॉर्म करती हैं, जबकि इसका रेशो अगर बाकी के इंडिया के लोगों और रेसेस के साथ देखा जाए तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नेग्लिजिबल है, मतलब ना होने के बराबर। बरतानवी लोगों ने ये जानबूझकर किया और इसीलिए सोल्जर्स जो कि रिक्रूट हुए थे उनको अपने ही लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी और वो इवन बिना हिचकिचाहट के अपने सिविलियंस को शूट भी कर देते थे, क्योंकि ये जो फोर्स थी वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं बल्कि एक स्मॉल पोर्शन को रिप्रेजेंट करती थी और यही अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी बनी। सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी जिसको डिवाइड एंड रूल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यही स्ट्रेटेजी अंग्रेजों ने बाकी जगहों भी अप्लाई की, जैसे शिया मेजॉरिटी इराक में सनीज को रिक्रूट कर देना और वही डिवाइड एंड रूल फार्मूला। मगर 1946 में इलेक्शंस होने के बाद बरतानवी इंडिया में चीजें बदलने लगी थी। यूनाइटेड इंडिया का हेड ऑफ गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू बन गया और उसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का खिताब भी पा लिया। ये ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के बराबर था। नेहरू ने उस वक्त के CINC यानी चीफ इन कमांडर ऑफ द आर्मी और डिफेंस सेक्रेटरी को खत लिखे। उस खत में इंडियन आर्मी के मुतालिक बड़े रिफॉर्म्स थे। नाज़रीन, वो बड़े रिफॉर्म्स ऐसे थे जो कि पूरे इंडियन आर्मी को ही ट्रांसफॉर्म कर देते। जो रिफॉर्म्स नेहरू ने अपने खतों में लिखे थे वो पूरी इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर को ही तब्दील करने वाले थे और अब आपको समझ में आएगा कि उसी की वजह से आज इंडिया में कभी भी मिलिट्री को नहीं लगा और क्यों इंडियन आर्मी हमेशा डेमोक्रेसी की फेवरेबल साइड को फेवर करती है। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी चीफ को कैबिनेट से रिमूव कर दिया और इसके ऑफिस को सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे लगा दिया। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस गवर्नर जनरल के बाद दूसरे हाईएस्ट पोस्ट पे था और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी था, मगर जवाहरलाल नेहरू ने इस अरेंजमेंट को हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया। नाजरीन, फरवरी 1949 को एक और रिवॉल्यूशनरी ऑर्डर पास हुआ और इस ऑर्डर ने मार्शल रेसेस और उनके रिक्रूटमेंट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और आर्मी के रिक्रूटमेंट को पूरे के पूरे कौम के लिए खोल दिया। अब ये कि पूरे के पूरे मुल्क से ही रिक्रूटमेंट हो सकती थी। ना सिर्फ यही बल्कि मिलिट्री की सैलरीज में भी कटौती की गई। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया कि आर्मी की जॉब को कोई भी वेस्ट ना समझे। आर्मी की हर कमांड को रीस्ट्रक्चर किया गया और हर कमांड के ऊपर एक कमांडर रखा गया जो कि सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही प्रमोट होते थे। आज इंडिया के पास 7 कमांड्स हैं और 7 कमांडर्स और उनमें से एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल्स इन कमांड्स को एज अ कमांडिंग इन चीफ के तौर पर लीड करते हैं और इन जनरल्स का स्टेटस आर्मी चीफ के जितना ही होता है। आर्मी चीफ फर्स्ट अमंग इक्वल्स का लक़ब रखते हैं। यही बात जुडिशरी में भी है। अगर आर्मी चीफ को कोई एक्शन लेना हो तो उन्हें सबसे पहले इन जनरल्स को कन्विंस करना पड़ता है। नाज़रीन, इंडिया में आर्मी चीफ अपनी मनमानी नहीं कर सकता, मगर उसे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। हत्ता कि कमांडिंग चीफ भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डायरेक्ट टच में होते हैं, यहाँ तक कि उनको पहले डिफेंस सेक्रेटरी से कांटेक्ट करना पड़ता है ताकि वो डिफेंस मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ले सकें।
उनके प्रमोशंस, पेंशन्स, फाइनेंशियल मैटर्स सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही देखती है। यहाँ तक कि आर्मी चीफ के पास अपना कोई कॉर्प्स भी नहीं है जिससे वो मार्शल लॉ लगा सके। यहाँ तक कि वो कमांडिंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट नहीं कर सकता और ना ही अपने लॉयलिस्ट को, ताकि कोई मार्शल लॉ प्लेन किया जा सके। उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो वो भी मिलिट्री ऑफिसर्स पर स्पाई करता है और आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स पर नजर भी रखे हुए होता है, और ये इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। सेम इसी तरह इंडिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का भी सेम पावर स्ट्रक्चर है। ये रॉ का हेड मिलिट्री अपॉइंट भी नहीं कर सकते, जबकि पाकिस्तान में तो सीन ही उल्टा है। पाकिस्तान में आर्मी डिसाइड द मैटर्स। जबकि अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक या कॉर्प्स कमांडर के नाम हो या आईएसआई के चीफ के नाम या इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का जितना स्टाफ है उसकी बात हो, सब के सब आर्मी चीफ को आंसरेबल है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इसका सबूत देखा जाए तो रॉ का चीफ आज भी एक ब्यूरोक्रेट है जिसका नाम समंत कुमार जियोल है। ये जरूरी नहीं कि ले सकता है, इन पोजीशंस को होल्ड कर सकता है, जबकि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस चीफ भी एक मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल होता है। नाजरीन, यही वजह है कि इंडिया में आज तक कभी भी मिलिट्री coup नहीं लगा, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में ही डेमोक्रेसी इंग्रेन की गई है और वो डायरेक्ट रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, ना कि अपने आर्मी चीफ या फर्स्ट अमंग इक्वल्स को। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।